प्रेम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रख करके हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान की कुछ क्लासेस लेके आते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे रखते हैं जो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से मैं उन प्रश्नों को आप तक पहुँचा देता हूँ। आप उन्हें याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं और लिख करके रख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे सबके पीडीएफ मिल जाते हैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप है आपका, स्टडी विद प्रदीप नाम से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। स्टडी विद प्रदीप जैसे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मैं लिंक भी दे दूंगा। आप व्हाट्सअप पे 8004109989 पे अगर हमारे आएंगे तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बात यहाँ पे कर रहे थे कि इसको परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो आपका आगे आने वाले भविष्य में आपकी 51,000, कुछ लोगों का कहना है 73,000, लेकिन 51,000 तो मान चलिए कि 51,000 भर्तियाँ आने वाली हैं। दूसरी, यदि आप यूपी टेट नहीं क्वालिफाई हो पाए हैं अभी तक, तो यूपी टेट पे पूरी तरह से फोकस कर लीजिए। अगर आप सुपर टेट की ही तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट पे पूरी तरह से फोकस कर लीजिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। और जो भी समय मिले उसे ज़्यादातर यूटिलाइज करिए कि आपकी परीक्षा में सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने पे फोकस करिए। ठीक है, बात कर रहे थे यहाँ पे इन जो प्रश्नों को रखा जाता है। आज ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले आपने एक वीडियो देख लिया था, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद आपको इसका पर्यावरण की भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, उसे भी आप देखिए, आपको लाभ मिलेगा। उन्हीं प्रश्नों को वहाँ पे भी रखा जा रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किशोरावस्था और शैशवावस्था, किशोरावस्था और बचपनावस्था या बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, इन सभी के बारे में कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को यहाँ पे देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने उस विशेषता को क्या कहा था वह भी देखेंगे। और यहाँ से दो प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। सिर्फ इस पीडीएफ से, एक ही पीडीएफ है, बहुत बड़ा नहीं है। और आप देखेंगे कि यहाँ से दो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। और यह भी एक साथ पढ़ेंगे इसके कि बालक में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन के बारे में भी समझने वाले हैं। कुछ डिजीज के बारे में दिया गया तो उसको भी पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। और यहाँ पे मैंने फिर से एक बार रिवीजन कर दूं कि उन्हीं प्रश्नों को रखा जाता है जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से या तो महत्वपूर्ण है या तो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट पे आ जाते हैं, बचपनावस्था या बाल्यावस्था जिसे कहते हैं आप। उसके बाद किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ना है। पहला है बचपनावस्था की विशेषताएं। तो पहली पॉइंट पे आ जाते हैं, बचपनावस्था की विशेषताओं में देखते हैं क्या है। यह खतरनाक व अजीबोगरीब अवस्था। पहली पॉइंट तो यहीं से मिल गई कि इसे क्या कहा जाता है, इसे खतरनाक या अजीबोगरीब अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में व्यक्ति आत्मनिर्भरता की ओर की आवश्यकता के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि, विकास, पुनरुत्वृत्ति की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित, स्वप्रेमी, नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय होता है। फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे सभी वही शब्द लिखे गए जो एग्जाम में पूछे गए। पहला पूछा गया है कि इस उम्र को क्या कहते हैं, अजीबोगरीब या खतरनाक अवस्था कही जाती है बाल्यावस्था को। इसमें आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के लिए उत्तरोत्तर विकास होता है, यानी आदमी अपना विकास करता है, जीव अपना विकास करता है, मनुष्य अपना विकास करता है, बच्चा अपना विकास करता है। ठीक है, और विकास पुनरुत्वृत्ति की प्रवृत्ति होती है, मतलब हम जल्दी जल्दी डेवलप कर जाएं, इसकी उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्म केंद्रित होते हैं, यहाँ पे आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति, अपने आप की बातें ज़्यादा करता है, अपने आप को सेंटर में रखना चाहता है, आत्म केंद्रित तो होता है। ठीक, स्वप्रेमी होता है, उसे खुद से लगाव होता है, मतलब किसी और से लगाव नहीं होता, खुद से प्यार करता है। ठीक है, स्वप्रेमी होता है। नैतिकता का अभाव होता है। अब ऐसा व्यक्ति, देखिए जब कोई भी व्यक्ति होगा, जब खुद की बात करेगा, अपनी बात करेगा, तो उसे आप लोग यही कहेंगे नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था तो उसमें मैंने आपसे बताया था कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को बड़ा बुरा लगा था, तो ये बात मैं गलत नहीं कहा था। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर सीधे सीधे लिखा गया स्वप्रेमी होता है, नैतिकता का। अब कहने का सीधा सा अर्थ था कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे मैंने ये नहीं कहा था कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि आप स्वार्थी हो जाइए, परिवार में मत खर्च करिए, लोगों पे मत दीजिए। नहीं, मैंने ये कहा था कि आप अपने समय का यूटिलाइजेशन अपने साथ करिए, अपने ऊपर करिए। आपकी परीक्षा है तो उसके लिए तैयारी करिए, आप जॉब कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करिए, आप
कहीं ऑफिस के मेंबर हैं तो उसकी तैयारी करिए, या आप किसी कंपनी की एमडी हैं तो उस तरह का काम करिए, कोचिंग के डायरेक्टर हों तो उस तरह के काम करिए। मतलब कहने का ये था कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको समय ज़्यादा देना चाहिए, और उस पर वक्त का इन्वेस्टमेंट हो या पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, उसे ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत लोगों को बहुत बुरी लगी और बड़े उल्टे पलटे कमेंट आने की वजह से उस वीडियो को डिलीट किया गया। हालांकि थीम बहुत अच्छी थी, उस पर फिर हम कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करके, तो आप पढ़िएगा। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पे अजीबोगरीब अवस्था होती है बाल्यावस्था, खतरनाक अवस्था कही जाती है, आत्मनिर्भरता होती है। ध्यान से सुनिए, 2-3 बार सुनिए, पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, विकास की पुनरावृत्ति की वृद्धि होती है, ठीक, आत्म केंद्रित होता है, स्वप्रेमी होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाएगा, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण मतलब सीखना, किसी को देख के सीखने की टेंडेंसी पाई जाती है। आप भी देखे होंगे कि आपके घर में जो बालक होंगे ना, वो देख के सीख जाते हैं। आपके घर के बालक को कुछ सिखाना नहीं पड़ता। अगर जैसे हिंदू के घर में पैदा हुआ तो पूजा पाठ करना सीख जाता है, मुस्लिम के घर में पैदा हुआ तो वो इबादत, दुआ, सलाम जो भी है वो सीख जाता है। सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो जिस भी धर्म में वो पैदा होगा उस धर्म के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को वो सीख जाता है। उसको कोई सिखाता नहीं कि मंत्र डाल दे कान में कि बेटा ऐसे करना है, नहीं, वो सीख जाता खुद। या जो भी लड़की हो या लड़का हो खुद सीख जाता है। क्यों सीख जाता है? क्योंकि वो देख रहा है कि हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा, पापा, नाना, मौसा, मामा, मामी हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को धीरे धीरे सीख जाता है और उस तरह की उसमें बिहेवियर करने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, लास्ट में हम आपको बताएंगे परिवार का वातावरण बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। लास्ट में है परिवार जो बच्चों के वृद्धि को, विकास को बाधक बनते हैं, उसमें दिया गया है परिवार का वातावरण अगर स्वच्छ नहीं होता है तो बच्चे का विकास स्वच्छ अच्छी तरह से नहीं होगा। तो बात यहाँ पे एक बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है, जैसा आप बिहेवियर करेंगे उस बिहेवियर को सीख जाता है। अगर आपके घर में माहौल अच्छा है तो बच्चा अच्छे माहौल जैसा सीखेगा, आपके घर में माहौल गंदा है तो गंदा सीखेगा। स्कूल में वही स्थिति है कि अगर स्कूल का माहौल अच्छा है तो बच्चा अच्छा है, स्कूल का माहौल गंदा है तो बच्चा गंदा है। यही कारण है ना कि सरकारी स्कूल में लड़कों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। प्राइमरी की स्थिति इसीलिए ख़राब है क्योंकि वहाँ पे जो भी टीचर हैं उनको पैसा बस मिल जाए, घर पे जाकर के राजनीति करना है। तो ये आप मत करिएगा, आप टीचर बनिएगा तो ये अपने आप शपथ लीजिए, मैं जाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को सही से रखिए, सही प्रवृत्ति रखिए। अब क्या होता है कि वो उनको राजनीति करना, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहाँ पे कोई सही गाइडेंस नहीं है, सही वो नहीं है। तो फिर प्राइवेट स्कूल में सही माहौल मिलता है तो बच्चे का वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होता है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, सीखने की क्षमता पाई जाती है, मानसिक प्रक्रियाओं के विकास में तीव्रता होती है, ठीक, मानसिक प्रक्रिया बहुत तेजी से विकास करती हैं, सामाजिक भावना का उदय होने लगता है, सामाजिकता होने आने लगती है, सामाजिक भावना आने लगती है, ग्रुप बनाने लगता है, समूह बना करके रहने लगता है। स्ट्रांग के अनुसार बालक अपने में अति व्यापक संसार में पाता है, अपने कहाँ पाता, अति व्यापक संसार में पाता है तथा उसके विषय में शीघ्र जानने और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब जो जिस समाज में होगा ना उसके बारे में सब कुछ जानने को उसे बड़ी जिज्ञासा होगी कि ये मुझे पता चल जाए, ये पता चल जाए। छोटा सा बच्चा देखिए गाड़ी लेकर आता है ना, कोई खिलौना लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा, उसे खोल डालेगा पहले। बाल्यावस्था है, ठीक है, बाल्यावस्था में चला गया। आप किसी पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, उनके घर क्या हो रहा है, उनके घर लड़ाई क्यों हुई, उनके घर झगड़ा क्यों हुआ, उनके घर मार क्यों हुई, इस सारी बातों से जानना अति आवश्यक है। जो वो जानने की कोशिश करेगा, आप नहीं बताएंगे, किसी और से पूछेगा, किसी और से पूछेगा, मतलब उसके अंदर समाज को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, ध्यान से देखिए बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं, स्कूल पूर्व की अवस्था कहते हैं, यानी स्कूल बच्चा जाना शुरू कर देता है। यहाँ पे समूह पूर्व की अवस्था कहते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं, यहाँ पे जिज्ञासा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। बालकों में एक दूसरे के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की उनकी प्रवृत्ति होती है और आगे बढ़ने के प्रयत्न में वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, मतलब आगे बढ़ने की होड़ रहती है बालकों में और वह एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। आप खुद ही देखिए कि अगर एक टीचर होगा कोई, आप में से जो लोग प्राइवेट संस्थान में या कोचिंग में ट्यूशन में पढ़ाते होंगे वो सब जानते होंगे कि जब 4-6 बच्चे होते हैं
तो उसमें एक बच्चा अगर आंसर दे देता है ना, तो दूसरा बच्चा सोचता है कि अगला आंसर हम जल्दी दे दें। तो मतलब प्रतिस्पर्धा होती है ताकि फोकस हम पे हो और लोग हमें जाने। तो इसका कारण यही होता है कि उसमें आगे बढ़ने की एक टेंडेंसी पाई जाती है, और यही टेंडेंसी उसका विकास भी कराता है। बाल्यावस्था 11 से 12 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। किसका जन्म होता है उसके बाद? एडोलसेंस आ जाता है, किशोरावस्था का पदार्पण होने लगता है। हर लाख के अनुसार, हर लाख के ऊपर, लाख ऊपर ऐसे रहेगा, हर लाख के ऊपर ऐसे चंद्रकांत बिंदी रहती ना हल्का सा। हर लाख के अनुसार बाल्यकाल 6 वर्ष की आयु से 11 से 12 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। कह रहा है कि जो हरलाख हैं, हरलाख महोदय ने कहा कि जो बाल्यकाल है, बाल्यकाल की अवस्था है, वह 6 वर्ष की आयु से 11 और 12 वर्ष की आयु तक ही होता है। ठीक। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था को गंदी आयु कहते हैं और चुस्त, यहाँ पे कहा गया नैतिक विकास की आयु कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो आप बताएंगे समूह आयु, नैतिक विकास की आयु, गंदी आयु किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु तथा नैतिक विकास की आयु के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए, बाल काल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कह रहा है बाल काल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बालक समूह में रहना अधिक पसंद करता है। एकाकी जीवन उसे अप्रिय होता है, एकाकी जीवन उसे अच्छा नहीं लगता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में देख लें। इस अवस्था में विषम लिंगी की भावना, किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था खत्म हो गया, बाल्यावस्था में स्वप्रेम था, किशोरावस्था में विषम प्रेम हो गया। कह रहा है कि इस अवस्था में विषम लिंगी की भावना का विकास होने लगता है, यानी लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है और लड़की लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होने लगती है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती, मैंने बताया था एक रोग होता है सिजोनिफ्रिया इसे कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने कल्पना को ही हकीकत समझने लगता है। ठीक है। तो ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लो किसी लड़की के बारे में वो सोच रहे हैं, लड़का है कोई लड़की के बारे में सोच रहा है, तो उसे लगा कि ये मेरा लव अफेयर शुरू हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब वो कल्पना कर रहा है, हकीकत में तो उस लड़की को कुछ पता ही नहीं। ठीक। अब उसी तरह से एक लड़की किसी लड़के के बारे में मान लीजिए कल्पना कर रही, तो कल्पना कर रही लेकिन हकीकत नहीं है, वो कल्पना है, दिमाग में चल रहा है, दिमाग में चल के वो खत्म हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो कल्पना, यहाँ पे कल्पना की प्रधानता पाई जाती है। पूछा जाता है कल्पना की प्रधानता कहाँ पे है, पूछा गया प्रश्न भी आप देखेंगे प्रैक्टिस पेपर में मिलेगा। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? कल्पना की यहाँ पे प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। वो एक जोक्स आप पढ़े होंगे, सुने होंगे शायद, तो उसमें क्या होता है कि एक लड़का कहता है लड़की से कि मतलब मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा सप्ताह अच्छा। लड़के दो मिलते हैं, तो लड़का लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया और तुम्हें देखने से हमारा दिन बहुत अच्छा हो गया। तो लड़की कहती है मैंने तुम्हें देख लिया और तुम्हें देखने से हमारा सप्ताह बहुत बुरा हो गया। तो ये कल्पना है, मतलब उसके लिए तो अच्छा है लेकिन उसके लिए बुरा है। तो ये हम कल्पना से जो सोच रहे हैं, काल्पनिक चीज़ें होती हैं, और ये किशोरावस्था का दोष है। ठीक है। दोष कह लें, अच्छाई कह लें, जो भी समझ लें वही है। यह आप निर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बच्चा जब किशोरावस्था में पहुँचता है तो धीरे धीरे क्लास 10 12 पास कर जाएगा। 12 पास करने का मतलब है कि अब वो चूज करेगा, 10 पास करने के बाद ही चूज कर लेगा कि हमें बायो ग्रुप में जाना है, कॉमर्स में जाना है, ठीक है, मैथ ग्रुप में जाना है या आर्ट पढ़ना है, आर्ट में भी कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो एक यहाँ पे उसके पास ये आ जाता है कि आत्मनिर्भरता आ जाती है कि हमें भविष्य में बिजनेस क्या करना है, व्यवसाय करना है, या हमें नौकरी करनी है। नौकरी करनी है तो कौन सी नौकरी करनी है, तो उस प्रकार के वो सब्जेक्ट का चयन करता है। ठीक है। आप भी किए होंगे और भी लोग करते हैं। तो इसका कारण सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता आने लगती है। बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, राइटर बनना है, क्या बनना है, वो वहाँ पे चूज करना शुरू कर देता है, जो उसके लिए संघर्ष का, उसके बाद तो संघर्ष करेगा फिर सफल होगा, लेकिन चूज तो कर लेता है। यह परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। पूछा जाएगा तनाव और परेशानी की अवस्था कौन है, तो हम वहाँ पर आंसर कर देंगे किशोरावस्था को तनाव और परेशानी की अवस्था कहा जाता है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, कुछ शैशवावस्था नहीं लिखा गया था। शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, अपरिपक्वता पाई जाती है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं होता।
पराश्रितता पाई जाती है, मतलब हम किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, पर आश्रितता, ठीक है। हम पर मतलब दूसरा, आश्रितता मतलब आश्रित होते हैं। छोटा बच्चा है, शैशवावस्था है, ठीक है, 0 से 5 साल तक की अवस्था है, तो ये बच्चा किसी ना किसी पे आश्रित है, मम्मी पे, पापा पे, चाचा पे, ताऊ पे, दादा पे, दादी पे, किसी न किसी पे आश्रित है, जो उसे भोजन देंगे, पोषण देंगे और उससे वह विकसित होगा, बड़ा होगा, ठीक है। संवेदनशीलता पाई जाती है, ये संवेदनशील होता है। व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, यहाँ पे ये बच्चा अपने व्यक्तियों को पहचानता है, अपने लोगों को पहचानता है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के पास जाएगा तो उसमें भिन्नता आती है, उस व्यक्ति से वो दूर जाना चाहता है, उसमें भिन्न करने की इस विकास क्षमता है कि कौन सा व्यक्ति अपना है, कौन सा अपना नहीं, ठीक है। भले वो उसे नुकसान पहुंचा रहा होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मिलेगा, लेकिन वो नहीं जाना चाहेगा, वो अपने ही लोगों के साथ रहना चाहता है। तो एक व्यक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है किसमें, शैशवावस्था पे। आपने देखा होगा बच्चों के साथ कि आप पड़ोसी आता, बड़े प्यार से उसे गोद उठाना चाहता है, लेकिन वो बच्चा उसके गोद में जाना नहीं चाहता। तो क्या व्यक्तिक भिन्नता का ही एक उदाहरण मान सकते हैं आप, ठीक। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला कारक दिया गया है, शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है। शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। तो समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि वह कौन सी अवस्था है जो समायोजन की अवस्था कहलाती है, तो आप कहेंगे शैशवावस्था। वहाँ पे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था सब दिया रहे, तो आपका आंसर कौन सा होगा? शैशवावस्था आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शैशवावस्था में बालक का शरीर बढ़ करके 6 वर्ष की अवस्था तक 40 इंच तक लंबा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। क्रो और क्रो के अनुसार शैशवावस्था है वह अवस्था है जिसमें इंद्रिय प्रणालियां कार्य करने लगती हैं। शिशु रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। फ्रायड और अन्य मनोविश्लेषणवादियों का मत है, ये अलग अलग का मत अलग अलग है, ठीक है। का मत है कि कि इसके अंदर भी काम प्रवृत्ति होती है। कह रहा है शैशवावस्था में भी बच्चों के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी आप जानते हैं काम प्रवृत्ति मतलब क्या होता है। काम प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु उसका प्रकटीकरण वो दूसरे भाव में करते हैं, ठीक। कह रहा है कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें भी काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम मतलब यहाँ पे आप कामदेव वाला काम समझिएगा। तो कामदेव वाला काम, बाबा कामदेव और बाबा रामदेव दोनों एक दूसरे का एंटी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बाबा रामदेव कहते हैं योग करिए, बाबा कामदेव कहते हैं भोग करिए। तो काम मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। किंतु इसका प्रकटीकरण दूसरे प्रकार से करता है। वो उस प्रकार से तो नहीं कर पाता जिस प्रकार से आप प्रकट करते हैं। वह किस प्रकार से प्रकट करता है? तो वह इस प्रकार से प्रकट करता है, मतलब आपको लगे नहीं, लेकिन वो प्रकट करता है, ठीक है। ये बात किसने कही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात फ्रायड और मनोविश्लेषणवादी कुछ हैं, उन्होंने कहा था। तो हम लोग फ्रायड को ही याद रखेंगे। फ्रायड ने कहा था कि बच्चे के अंदर काम भावना पाई जाती है, ठीक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, मैंने सिर्फ हेडिंग लिखा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत आप अपने से समझने का प्रयास करेंगे। बुद्धि या मानसिक विकास। अब प्रभावित करने, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि IQ जो निकाला जाता है, जिसे आप बुद्धिलब्धि कहते हैं, तो बुद्धिलब्धि निकालने का तरीका किसने दिया था या कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने, सबने बीएड में पढ़ा है, बताइए कि बुद्धिलब्धि निकालने का तरीका किसने बताया था। हम लास्ट में आपको बताएंगे। बहरहाल आप बताइए। कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास, अब कोई व्यक्ति का मानसिक विकास मान लेते हैं कोई शिशु है या बाल्यावस्था में है, शिशुअवस्था में है, अब उस समय उसकी मानसिक योग्यता कम है, तो क्या उससे ज़्यादा अच्छे गुणों की आप आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उस बच्चे में ऑलरेडी मानसिक योग्यता कम पाई जा रही है या को मंद बुद्धि है, ठीक है। तो उसे अब अच्छी चीज़ों का, अच्छे संस्कारों का, अच्छे ज्ञान का आप उम्मीद मत करिए। वो मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा, तो ये उसके जीवन को प्रभावित करता है कि अगर वो मानसिक डेवलपमेंट अच्छा हुआ होगा तब तो चलिए अच्छा है, लेकिन नहीं अच्छा हुआ होगा तो वो उसको, उसके भविष्य को, उसके विकास को, उसके जो भी डेवलपमेंट है उसे प्रभावित करेगा, ठीक है। यौन या लिंग भेद। देखिए यौन या लिंग भेद में अंतर है। यौन या लिंग भेद का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि एक स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक। तो इसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। आप जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें देखेंगे कि लड़कियों में क्या अंतर पाया जाता है, लड़कों में क्या अंतर पाया जाता है। बहुत सारे अंतर यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं किसी पे पॉइंट पे फोकस नहीं करूँगा।
अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, हमारे बॉडी में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाएंगी। एक ग्रंथियों को क्या कहते हैं, वही स्रावी, जिससे एंजाइम का स्रावण होता है, ध्यान सुनिएगा। एक को कहते हैं वही स्रावी ग्रंथियां जिससे एंजाइम का स्रावण होता है, एक को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां जिससे हार्मोन का स्रावण होता है। हार्मोन ही निकल करके हमारे बेसिक कैरेक्टर को चेंज करते हैं, एंजाइम निकल करके हमारे बॉडी में बहुत सारे वाइटल फंक्शन करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें डाइजेशन में आपके बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो आपके भोजन का पाचन करती हैं। अब मान लेते हैं वह एंजाइम ना निकले तो आपका पाचन अच्छे से नहीं होगा। आप मान लेते हैं कोई अंतःस्रावी हार्मोन ना निकले, जैसे मान लेते हैं एक हार्मोन का नाम यहाँ आप लेते हैं HGH, इसको कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब मान लेते हैं किसी बच्चे में इस हार्मोन का लेवल बहुत घट जाए तो वह बच्चा कैसा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा। ठीक, अब इसका हार्मोन बहुत बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, जायंट हो गया, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये असर डालते हैं बच्चे के विकास पे, डेवलपमेंट पे असर डालता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। प्रजाति और वर्ण, ठीक, भले ये कह दिया जाए कि मतलब हर एक व्यक्ति इक्वल है, इक्वल तो है, लेकिन उसके प्रजाति का असर उसमें दिखाई पड़ता है। कहते हैं ना कि जो है जातियां और प्रजातियों में एक अंतर, जो प्रजातियां होती हैं या जातियां होती हैं उनमें एक कुछ न कुछ अपना नैतिक विकास होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। जैसे सपोज करते हैं कि एक गांव है और इस गांव में ये 10 घर ऐसे हैं जो सभ्य हैं, संस्कारी हैं, परिवारवाद है। ठीक, अब इसमें से कोई एक व्यक्ति आकर के बाहर से बस गया, ये वाले जो भाई साहब हैं ये बाहर से आकर के बस गए हैं यहाँ पे, और ये जब बाहर से बस गए हैं, बाकी सब लोग पहले से उस गांव में थे, तो इनके बसने के बाद क्या हुआ कि इनका तो अपना कुछ कैरेक्टर लेके आए होंगे। अगर इनका असर इस पे पड़ेगा तो ये इस पड़ोसी को सिखा देंगे, इसको सिखा देंगे, इसको सिखा देंगे। लेकिन अगर ये 10 पड़ोसी चाहेंगे तो इन्हें अपने हिसाब से ढाल लेंगे और ये भी उन्हीं के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे जो वो मानेंगे। जो त्यौहार वो मनाएंगे वही त्यौहार ये मनाने लगेंगे जो ही। तो ये प्रजाति और वर्ण का असर पड़ता है। जिस प्रकार की हमारी प्रजाति होगी, हमारा वर्ण होगा, जिस जात में, जिस समुदाय में, जिस धर्म में हम पैदा होंगे, उस तरह का कुछ मानसिक डेवलपमेंट हमारा होता है। तो उसी तरह से बच्चे का विकास भी संभव होता है। ठीक है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं को अच्छा पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो वो एक समाज में है, तो उसने कहा कि मुझे 2 ही बच्चे पैदा करने हैं। ठीक, हम 2 हमारे 2 वाले नारे पे चल रहा है। लेकिन अब उसका माहौल जो है, उसकी जो प्रजाति है, उसकी जो समुदाय है, वो कह रहे 2 बच्चे मतलब एक क्या है, आपको कम से कम ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े, हमारा समुदाय बढ़े, हमारे लोग बढ़ें। ठीक, अब उस बच्चे पे फोर्स किया जा रहा है। फोर्स कौन कर रहा है? उस व्यक्ति पे फोर्स कौन कर रहा है? समुदाय कर रहा है। उसी तरह से एक समुदाय है, मान लीजिए समुदाय में लोग अच्छे हैं तब तो अच्छी डेवलपमेंट, अगर प्रजातियों में लोग बुरे हैं तो बुरा डेवलपमेंट होगा, जो बच्चों के लिए कभी कभी लाभदायक भी होता है, कभी कभी हानिकारक भी होता है। शुद्ध वायु और प्रकाश, अब देखिए जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका डेवलपमेंट होगा। वातावरण दूषित होगा तो आपका डेवलपमेंट दूषित होगा, आपका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। आपको अच्छे डेवलपमेंट के लिए वातावरण की आवश्यकता होगी। अब समस्या कहाँ पे देखिए, एक तो हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी पॉल्यूटेड है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति, 7% भी सही से बन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट इस तरह से बाधित है, वो तो मान लीजिए एक प्रश्न आया, मैं बता दिया। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वायरमेंट है वह दूषित है, अब उस दूषित इन्वायरमेंट से अच्छे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए अच्छा ऑक्सीजन चाहिए। अब वहीं पे दूसरी तरफ नज़र डालने, जो अच्छे इन्वायरमेंट में है, अच्छे वातावरण में है, उन बच्चों का अच्छा विकास होता है। जिनके यहाँ वातावरण खराब है उनका विकास अच्छा नहीं होता। लोग गांव छोड़ करके शहरों में चले जाएंगे, हम बच्चों को शहर में पढ़ाएंगे और रूम स्प्रे का उपयोग करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धुआं करेंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल तो घटेगा, तो बच्चा मानसिक रूप से मतलब विक्षिप्त हो जाएगा, उसे शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ना तो शरीर का होगा और ना ही मानसिक का होगा। तो इस तरह चीज़ें, ठीक है, पूजा पाठ करना अपनी जगह है, उन चीज़ों में थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए, खुले हुए रूम हो जहाँ पे ऑक्सीजन आती रहे, हवा आती रहे, तो हवा और प्रकाश आकर के बच्चे का डेवलपमेंट। आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जो विटामिन डी की सिंथेसिस करता है बॉडी में। अब बच्चे को अगर सूरज की रोशनी ना लगे तो उसे रेकिट्स नामक रोग हो जाता है, मतलब हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी, और उसके बाद लड़खड़ा के चलेगा तो हम लोग कहेंगे कि फैशन है। फैशन नहीं है, वो कमज़ोर है। ठीक है, आपके पसंदीदा एक्टर क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ, वो बेचारे चलते हैं तो लड़खड़ाते रहते हैं, हम लोग कहते हैं फैशन है। फैशन नहीं है भाई, वो बचपन से उसकी आदत पड़ गई थी, बाद में उसने जिम करके अपने शरीर बना ली, तो कमज़ोर था बचपन से। ठीक, पोषण, अब आप जैसा पोषण करें, कहते हैं ना कि जैसा खाना
वैसा बाना। जिस तरह का आपका भोजन होगा उस तरह का आपका व्यवहार होगा। इसीलिए साधु सन्यासी क्या बताते हैं कि जब तक आप किस अवस्था में हो, जब तक आप एजुकेशन अवस्था में हो, यानी जिसे शिक्षा अवस्था कहा जाता है, 25 वर्ष तक उनके यहाँ होते थे, तो बच्चा शाकाहारी होता था, तो भोजन अच्छा करता था, तो दिमाग अच्छी तरह से चलता था, विटामिन से ज़्यादा मिलते थे, मिनरल्स ज़्यादा मिलते थे। अब क्या होता है कि बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता जाता है। तो पोषण जैसा आपका होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो पोषण का तात्पर्य वहीं से। समाज और विद्यालय का वातावरण, अब देखो समाज का वातावरण जैसे अब मान लेते हैं आप पढ़ने बैठे हैं, पड़ोसी में 2 लोग दारू पी के आके हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। आपके बच्चे का विकास होगा? नहीं होगा, क्योंकि माहौल ही ऐसा नहीं है। बच्चा पढ़ेगा कहाँ? बच्चे को तो लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें मज़ा ले रहा है। अब वहीं पे एक परिवार है जहाँ पे 2 लोग 4 लोग पढ़ने वाले हैं, समय से उठ के पढ़ रहे हैं, समय से बैठ गए, समय से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस बच्चे को क्या होगा कि उस माहौल मिलेगा कि यार चाचा पढ़ रहे हैं, ताऊ पढ़ रहे हैं, फला पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ रहा है, दीदी पढ़ रही, मम्मी पढ़ रही, चाची पढ़ रही, तो वो देख करके उसे माहौल मिलेगा। अच्छा, हम लोग बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं, बच्चों से कह देते हैं पढ़ो, और अपने मोबाइल खोल लेते हैं, तो जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। तो हम मोबाइल चला रहे हैं तो भी उसकी भी इच्छा होगी, तो पढ़ेगा क्या? उसी तरह से विद्यालय का इन्वायरमेंट है, विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, उसी तरह से बच्चा सीखेगा, उस तरह से करेगा। ठीक है। इन्वायरमेंट बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको स्टिक हर बार उठानी पड़े। कई बार ऐसा होता है कि सही तरीका बताने से भी बच्चा सही चीज़ें सीख जाता है। जैसे एक परंपरा होती है, मैंने आपको शायद कहीं मैंने स्टोरी सुनी थी, मैं आपको सुना दूँ। स्टोरी कुछ इस प्रकार से थी कि वो एक पिंजड़ा था, उस पिंजड़े में 4 बंदर को डाला गया, उसमें एक केला ऊपर टांग दिया गया पिंजड़े में। जब क्या होता था कि कोई उस पिंजड़े में चढ़ के उस केले को पाने की कोशिश करता था, तो ऊपर से ठंडे बर्फ की पानी गिराए जाते थे, जिससे बर्फ ठंडा ऑलरेडी था, और उसके पानी को पिघला करके वो आइस क्यूब के साथ उसको गिराया जाता था। जब आइस क्यूब के साथ उसे गिराया जाता था तो क्या होता था, बर्फ भी होता था, उसमें पानी ठंडा रहेगा ही, आइस क्यूब उसमें डाला गया था। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि वो बंदर जो है, सब बंदर डर गए, बारी बारी ट्राई किए, और जब सबके ऊपर गिरा तो सब डर गए। दूसरे दिन ट्राई किए, दूसरे दिन वैसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक बंदर को उसमें से निकाल दिया गया और एक अलग बंदर को उसमें डाल दिया गया। जब दूसरे बंदर को डाला गया तो वह बंदर भी उस पर चढ़ करके सोचा केला तोड़ लें, और जब केले पर चढ़ने लगा तो 3 बंदर उसका विरोध करना शुरू किया। फिर उसके बाद एक बंदर को और निकाला गया, फिर तीनों विरोध करने लगे। फिर ऐसे ऐसे करते करते उसमें 4 नए बंदर डाल दिए गए, लेकिन केला तोड़ने के लिए कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं किया। कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप वातावरण एक बार बनाएंगे, एक बार थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, परेशानी होगी, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट उसका हो जाता है। पारिवारिक वातावरण आपका कैसा होगा, सांस्कृतिक वातावरण कैसा होगा, उसी प्रकार से समाज का वातावरण होता है। ठीक है। बाल विकास के पक्ष, बाल विकास का जो पक्ष होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत अव्यक्त में जो अनवरत परिवर्तन होते हैं विकास कहे जाते हैं। विकास में परिवर्तन के स्वरूप निम्न हैं: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप, नवीन लक्षणों का दिखना। विकास के 2 महत्वपूर्ण आधार होते हैं: वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक। ये देखिए, कोई और वैज्ञानिक थे कि शायद नहीं है, कोई और वैज्ञानिक है, टाइप करने में गलती हो गई, ने कहा है कि प्रथम अवस्था में बालक अपने आप से प्यार करता है। ठीक है, हम इसका देख लेंगे, अपडेट कर देंगे नीचे कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट में देख लेंगे, ये शायद नहीं है, कोई और है, हमको याद भी नहीं आ रहा है इसमें नाम। तो प्रथम अवस्था में बालक अपने से प्यार करता है। जो बच्चा अपने से प्यार करता है शैशवावस्था में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से भी प्रश्न मिल जाएगा, अवस्था में स्वकाम अवस्था, या इसे क्या कहते हैं, नार्सिसिस्टिक स्टेज कहा जाता है। द्वितीय अवस्था में ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तृतीय अवस्था में सहवर्गी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित होता है, और चतुर्थ अवस्था में आपका परवर्गी के प्रति प्रेम भाव व्यक्त होता है। तो इस प्रकार से आज के 28 प्रश्न आपके पूरे हो गए। प्रथम अवस्था में स्वकाम प्रेम, जिसे हम क्या कहते हैं, नार्सिसिस्टिक्स कहते हैं। ठीक। उसके बाद द्वितीय अवस्था में ओडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तृतीय अवस्था में बालक सहवर्गी तथा खुद से प्यार करता है। ठीक।
और उसके बाद चतुर्थ अवस्था में बालक परवर्गी या व्यक्ति अपने से प्यार करता है। तो इस प्रकार से चारों अवस्थाएं आपकी हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।